नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा आपकी 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर फर्स्ट आपका था रिलेशन एंड फंक्शन, उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आपके सभी पेपरों में हेल्पफुल होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और बाकी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। पहला क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा सा HD में देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल in the Euclid plane and let a relation R on T be defined as A or B. If A is congruent to B और AB belongs to T, then R is, तो R क्या है, जो रिलेशन होगी वो क्या होगी। ये चार ऑप्शन थे हमारे पास, इनमें से बताना है। तो देखिए क्या दिया, बता देता हूँ आपको। सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका, तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है, रिफ्लेक्सिव में हमारे पास होता है कि अगर मैं यहाँ से ए ट्रायंगल लूँ जो बिलोंग करे टी से, ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ए के। और कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होती ही है, तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया। ठीक है, पहला प्रूव हो गया हमारा। दूसरा हम प्रूव कर रहे हैं इसमें कम्यूटेटिव। दूसरा हम कम्यूटेटिव है, इसको आप बोलते हैं सिमेट्रिक। हम प्रूव कर रहे हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हमने ली है टी से, एक दूसरी ट्रायंगल हमने ले ली टी से, ठीक है, इसने टी कहा था ना इस प्लेन को जिसमें ट्रायंगल थी, तो हमारे पास क्या है, अगर ये रिलेशन हम अप्लाई करें, आर का मतलब रिलेशन होता है, ए आर बी अप्लाई करें, मतलब कहने का है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, तो आपके पास बी आर ए बी होगी प्रूव, यानी बी कॉन्ग्रुएंट होगी आपकी ए के। ये तो आपको पता ही, कोई ट्रायंगल ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी ए के भी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तीसरा हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है आपके पास, अगर हमने कोई ट्रायंगल ली है टी से, एक अनदर ट्रायंगल ली है टी से, एक अनदर सी ट्रायंगल ली है टी से, तो इसका कहने का मतलब है कि ए अगर इस पर अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि ए कॉन्ग्रुएंट होगी आपकी बी से। दूसरा, बी आर सी ले लें, यानी बी कोई ट्रायंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है आपकी सी से, तो क्या इम्प्लाई होना चाहिए कि जो ये दोनों कट गए, ए सी के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, तो ए कॉन्ग्रुएंट होगी सी के। ठीक है, यानी ए आर सी हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव होगा क्योंकि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, तो ए सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है। ठीक है, ये आपकी कहलाती है दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आपका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, 29 है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। Consider the non-empty set consisting of children in a family and a relation are defined as A or B. If A is brother of B, then R is, तो R क्या होगी, रिलेशन इसने दे रखी कि A is brother of B, ऐसे यहाँ पे रिलेशन दे रखी थी A congruent to B। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो चलिए उस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को। उसने क्या कहा था कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये रिलेशन है कि ए बी का भाई है, ब्रदर है बी का, ये रिलेशन दे रखी थी हमारे पास। और जहाँ ए और बी आपके बिलोंग कर रहे थे आर से। ठीक है, इसने कोई भी सेट बोला हो, आर टी कुछ भी बोल सकता है, ये आर तो वैसे रिलेशन थी। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए आर ए होगा, यानी इसका कहने का मतलब है कि ए ब्रोदर होगा ए का। ए ये प्रूव होना चाहिए, ए ब्रोदर ए का। खुद का ब्रोदर तो खुद हो नहीं सकता है, कोई दूसरा चाहिए, तो ये प्रूव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। और फिर चेक कर लेते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहता हो, अगर हमने ए बी
बिलोंग लिए हैं, जो सेट इसने आर डैश मान लेते हैं, आर डैश से ले लिए, इसकी फैमिली से ले लिए, तो इसका कहने का मतलब कि अगर ए आर बी, ए ब्रोदर है बी का, तो बी आर ए भी होगा। क्या ये प्रूव हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं होगा? मान लिया ए बी का भाई है, तो जरूरी थोड़ी ना है ये सिस्टर हो सकती है, ठीक है, तो बी इसकी सिस्टर होगी ए की, उस केस में भाई थोड़ी होगी, तो ये प्रूव नहीं है। तीसरा हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 3 चेक करनी होती है आपको। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी अपने सी ले लिया, बिलोंग कर रहे हैं आर डैश से, तो उसका कहने का मतलब कि ए आर बी करें, ए बी का ब्रोदर है, बी सी का ब्रोदर है, तो ए क्या होगा यहाँ से, सी का ब्रोदर होगा। ये आपकी प्रूव है। अब देख लीजिए, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे, तो ये प्रूव हो जाएगी। तो ये आपकी 2 प्रूव नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए पीछे, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिट तो है या नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया, नॉट ट्रांजिटिव का है ये। बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके पास। सामने क्वेश्चन आपके लेटर है, ए इज 1 2 3 दे रखा है, कंसिडर द रिलेशन आर। आर रिलेशन दे रखी है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, देन आर इज तो 4 ऑप्शन है, बताना आर क्या होगा। पहला क्या है, हम चेक कर लेते हैं आर क्या है। पहला हम चेक कर लेते हैं आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, अगर ए आपका 1 2 3 है, तो इसका मतलब है जो रिलेशन है उसमें आपके पास ये होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ठीक है, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। तो क्या इसमें है 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो इसका मतलब आप आर रिफ्लेक्सिव होगी। दूसरा हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर 1 2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए से, तो जो आपका 2 1 है वो भी आपका बिलोंग करना चाहिए, इसके रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 1 है, इसमें 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है। तीसरा हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर 1 2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से, और दूसरा हम मान लेते हैं 2 3 बिलोंग कर रहे हैं आर से, क्योंकि देखो 1 2 3 तीनों किससे थे, ए से थे। अब चेक कर लो 1 3, क्या 1 3 बिलोंग है आर से, अगर आर में है 1 3 ये रहा, तो ये ट्रांजिटिव होगी। इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक का केस कौन सा है, ये रहा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका बी। सॉरी, ट्रांजिटिव है, ये वाला होगा ऑप्शन ए। क्या दिया गया है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास। इफ़ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट्स एंड द सेट बी कंटेन 6 एलिमेंट्स, यानी ए में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, इसको हम बोल देते हैं। सेट बी में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है, इसको एन बोलते हैं। तो हमें बताना है देन द नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में 1 1 ऑन टू मैपिंग कितनी होंगी, इसका फॉर्मूला है, देखिए। तो हमेशा ध्यान रखना 1 1 ऑन टू मैपिंग का फॉर्मूला है, अगर कंडीशन है इसमें m और n दोनों इक्वल हों, तो आंसर आएगा आपका n फैक्टोरियल। ठीक है, 1 1 ऑन टू मैपिंग। लेकिन m अगर इक्वल नहीं है n के, तो 1 1 ऑन टू मैपिंग होगी 0। अब देख लो m और n इक्वल नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5। ए दे रखा है 1 to n, बी दे रखा है ए और बी, देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए इंटू बी। ए इंटू बी में नंबर ऑफ सर्जेक्शन यानी नंबर ऑफ ऑन टू देखने आपके कितने होंगे। 1 को आप बोलते हो, अगर कोई 1 मैपिंग हो उसको आप बोलते हो इंजेक्शन, ठीक है। ऑन टू को सर्जेक्शन बोलते हैं, और कोई फंक्शन 1 ऑन टू हो तो उसको आप बोलते हो बाइजेक्शन। ये आप ध्यान रखो, पेपर में ऐसे भी यूज होते हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना है, ये ध्यान से बताता हूँ, ये आपका है ऑप्शन, आपका है ये NP2 है। ये पहला जो ऑप्शन है वो NP2 है, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो 2 की पावर n है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तीसरा जो आपका ऑप्शन है 2 की पावर n-1 है। ऑप्शन जो चौथा है आपके पास डी, जिसको वो नन है। तो देखिए क्या होगा, इसमें भी आपके पास फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे देखिए जो ए है वो तो आपका कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसे 1 to n है, यानी n ही हो गई। बी में कितने एलिमेंट हैं, ए और बी 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। इसको आप m बोलो, इसके एलिमेंट को n बोलो, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास 2 रूल हैं। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है m से, दूसरा केस बनेगा अगर n की वैल्यू लेस देन है m से, तो इसमें तो मैपिंग बनेगी NCM इंटू में m फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें मैपिंग बनेगी 0। अब n आपका देख लो क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, इसको आप बोलो n और इसको आप बोलो m। ये मैंने गलती लिख दिया, पीछे वाले में सेम था। a इंटू बी बोला ना, इसमें ध्यान रखना, इसको n मानना है, a इंटू बी बोले इसको m मानना है आपको। अब यहाँ पे देख लीजिए m तो कितना है 2 है, और ये n तक है, तो कौन सा केस हो जाएगा आपका, m क्या है ग्रेटर देन है, m आपका लेस देन है। ये तो ज़्यादा हो गया ना, n तक है तो m आपका लेस देन है, तो ये वाला केस होगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, NCM की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, 2 ही एलिमेंट है उसमें, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। और जब भी इसको आप खोलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा n²-n, ये वाला आंसर हो जाएगा, जो इनमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 6। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 37 नंबर है आपका। ये क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। क्या दिया गया है कि लेट R to R कोई रिलेशन दे रखी है, बी डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 1/x, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R देन f इज, f क्या होगा 1 होगा, 1 होगा, बाइजेक्टिव होगा, डी ऑप्शन आपका f इज नॉट डिफाइंड, ये बताना हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका था, मैं लिख देता हूँ साथ में, ठीक है। f R to R दे रखा है, बी डिफाइंड बाई f ऑफ x दे रखा है 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए, देन f इज, तो f क्या होगा, ऑप्शन आपके पास तो थे ही, 1 होगा, 1 बाइजेक्टिव, f इज नॉट डिफाइंड। तो आपको पता है जब यहाँ पे x R से बिलोंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू 0 भी होगी, तो एक बार 0 ही पुट कर लो, x की जगह 0 पुट करो, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका था f इज नॉट डिफाइन। मैं चेक कर रहा हूँ, आपको जैसे करवाना आप वैसे कमेंट सेक्शन कमेंट डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। यहाँ पे दिया गया है कि f ऑफ x दे रखा है x³ + 5, देन f इनवर्स x का आपको निकालना है। ये भी सिलेबस से हट गया है, लेकिन आप कम्प्यूटर एग्जाम पेपर से कर सकते हो। इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। जब भी आपको f इनवर्स x निकालना हो तो आप क्या करोगे, पहली बात उस फंक्शन को y के इक्वल मान लोगे, हमेशा ऐसे ही करना आपको। उस फंक्शन को हमने लेट कर लिया y के इक्वल, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको चाहिए है, तो आप क्या करोगे, इसको अकेला छोड़ दोगे, y माइनस क्या हो जाएगा 5। अभी भी x की वैल्यू नहीं आई है, तो क्या आ जाएगा, ये उस साइड जाए क्या हो जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगी, यानी
एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y माइनस 5 इसकी पावर 1/3। ठीक है, अब जैसे ही आपको बोला गया है कि एफ इनवर्स एक्स आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप, इसमें जहाँ पे y है वहाँ पे x रख दो वापस। ये आपका एफ इनवर्स एक्स आ गया, ये आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन उत्तर है, x माइनस 5 की पावर 1/3। एक ऑप्शन हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे 5 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एफ ए टू बी दे रखा है, फंक्शन है कोई एफ, जी भी कोई फंक्शन है, बी टू सी दे रखा है, देन जी ओ एफ इनवर्स क्या होगा। आपको पता है जब भी इनवर्स आपका खुलता है, जब भी आपका इनवर्स खुलता है, ये इनवर्स आपको खोलना है, जैसे जी ओ एफ इसका इनवर्स खुलेगा तो जो पीछे वाला है वो पहले आ जाएगा, एफ इनवर्स और साथ में जी का इनवर्स, ऐसे हो जाएगा। ये ऑप्शन उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि एफ ऑफ जी क्या क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एफ एक्स फंक्शन के अंदर आपका क्या है, जी एक्स है, और जी ओ एफ कहीं लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है दोस्तों जी के फंक्शन के अंदर क्या है, आपका एफ एक्स है। इसे भी आप ध्यान रखना, काम आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, क्या दिया गया है, एफ ओ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है 3x + 2 डिवाइडेड बाई 5x - 3। एफ दे रखा है आपका फंक्शन आर -3/5। ये सिर्फ इसलिए दे रखा है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना वो 3/5 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3/5 होगी तो ये नीचे का 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन एक कंडीशन दे रखी है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब आपको चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा, कि एफ इनवर्स एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा या एफ इनवर्स एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा, ये वाली कंडीशन होगी। तो सीधी बात हमें इसका इनवर्स चेक करना है। अभी अभी मैंने करवाया था, इनवर्स चेक करने के लिए इस फंक्शन को किसके इक्वल पुट करेंगे, y के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x y हो जाएगा माइनस का 3y, ये नीचे 1 मान लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यूँ का यूँ आ जाएगा। x वाली टर्म को एक साइड कर लो, हमें x की वैल्यू चाहिए, 5x इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x, ये सॉरी इंटू में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंटू में है ये y, और ये उस साइड जाए हो जाएगा 2 + का 3y हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप क्या बाहर निकाल लो, x की वैल्यू बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 5y - 3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2 + 3y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 3y डिवाइडेड बाई 5y - 3, या इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो 3y + 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 5y - 3। अब मुझे तो एफ इनवर्स एक्स चाहिए है, तो आपका क्या हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर दो, x पुट कर दो, 5x - 3। आप ध्यान से देखो ये वाला केस कौन सा है, यही है 3x + 2 डिवाइडेड बाई 5x - 3। तो आपने क्या देखा, एफ इनवर्स एक्स आपका एफ ऑफ एक्स आ गया है, तो कौन सा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x - डिवाइडेड बाई 2, और एफ आपके पास कोई फंक्शन, ये फंक्शन की वो दे रखी है कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ बिलोंग करेगा, जी एक्स कोई दे रखा है x + 2, इसकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कंडीशन दी होती है, आपको बस ये देखना क्या निकालना है, जी ओ एफ आपको निकालना है, और साथ में किस पे निकालना है, 3/2 पे। ये वाला क्वेश्चन देख लो, जी ओ एफ आपने निकालना सीख लिया था। अब यहाँ पे क्या है, जो जी ओ एफ का मतलब आपका क्या है, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है कि जी फंक्शन के अंदर क्या है आपका एफ एक्स, जी फंक्शन क्या है आपका पास x + 2 है, तो जहाँ पे x है ना उसके अंदर पूरा एफ एक्स फंक्शन आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2 + 2 आ जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी, दूसरा सोल्व कर लो, एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 2x - 1 इधर 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x + 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब ये आपका आपके जी ओ एफ आ गया है। ठीक है,
हमें क्या निकालना है, GOF। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3/2। 3/2 वैल्यू रखनी है अब। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/2 रख दो। 3/2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 का कैंसिल हो गया। 3 + 3 कितना आ गया, 6/2। कितना आंसर आ जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। 3 कौन सा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ये सारे क्वेश्चन NCERT के हैं आपके, NCERT एग्जाम्पलर के हैं, ये समझ लो। जो क्वेश्चन आपके ईजी हैं बोर्ड के लिए वो करवा रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एफ कोई फंक्शन दे रखा है R2 रियल नंबर से रियल नंबर के, और यहाँ पे f(x) को फंक्शन दे दिया टेंजेंट x है। तो f इनवर्स आपको 1 निकालना, यानी पहली बात f इनवर्स x निकालना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू 1 पे निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये ऑप्शन है इसके। तो चलिए चेक कर लेते हैं। f(x) टेंजेंट x दे रखा है। f इनवर्स निकालने के लिए इसको y के इक्वल रखूँगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा मैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से टेंजेंट इनवर्स y आ जाएगी। तो f इनवर्स x आपका क्या आ जाएगा, जहाँ अब y था वहाँ मैं क्या पुट कर दूँ, x। और हमें तो ये निकालना है किस पे, 1 पे, यानी जहाँ पे वैल्यू आपकी x है वहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी वैल्यू नहीं आई है, तो टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू, यह टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया क्योंकि इनवर्स था, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, π/4। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 3 है तो 2x होगा फंक्शन। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है लेकिन ग्रेटर देन 1 से है तो फंक्शन x के इक्वल होगा। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, से लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 3x के इक्वल होगा। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, f(-1) पे, f ये 2 है और ये f(4) पे वैल्यू निकालनी है इसकी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए इसके। पहले f(-1) पे चेक करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -1। -1 किससे, कौन से इसमें आएगी, ये वाला केस बनेगा जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 3x के इक्वल होगा फंक्शन, यानी जो आपका फंक्शन है वो आपका हो जाएगा 3x के इक्वल। हमें तो -1 पे निकालनी है, तो जहाँ पे आपके पास x है वो -1 आ जाएगा, तो -3 वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम चेक करेंगे, f(2) बोला इसे, f(2) है यहाँ आपका, तो फंक्शन कौन सा होगा, यानी x की वैल्यू 2 किस में आएगी, इसमें आएगी, ये तो ग्रेटर देन 3 होगा, इसमें आएगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन हो जाएगा x²। हमें तो 2 पे निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या रख दो, 2 रख दो। कितनी आ गई, 4। अब ये लास्ट f(4) निकालो। f(4) यानी x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 3 है, तो फंक्शन आपका किसके इक्वल होगा, 2x के। हमें तो f(4) पे निकालनी है, तो जहाँ पे x है वहाँ क्या रख दो, 4, क्या आ जाएगा, 8 आ गया। और इन तीनों का अब हमें क्या करना है, सम निकालना था, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, जोड़ लो, -3 + 4 + 8, 8 और 4 12, 12 में से 3 गया 9। तो ऑप्शन आपका कौन सा, ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन और देख लेता हूँ, और अच्छे क्वेश्चन होंगे तो भी करवाता हूँ मैं। तो ये एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 5 4 1, जी आपके पास दिया हुआ है 2 3, और आपको क्या निकालना है, f(g) निकालना है। तो f(g) का मतलब मैंने आपको बताया था, ये होता है f फंक्शन के अंदर gx की वैल्यू, ठीक है। अब आपको हर एक पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी। जैसे आपको निकालना है f(g) 2 पे निकालना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, f फंक्शन के अंदर g2, ठीक है। अब g2 कितना है, ये वैल्यू देगा g2 आपका हो जाएगा 3, यानी पूरा इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब आपको ये देखना है f(3) की वैल्यू क्या है, f(3) की वैल्यू है ये 5, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 5, ठीक है, समझ रहे हो। दूसरे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। f(g) जैसे आपको निकालना है 5 पे, ये वैल्यू जी उठानी है हमें इसकी, जी की, तो इसका मतलब है f फंक्शन के अंदर gx, तो ये हो जाएगा f फंक्शन के अंदर g क्या हो जाएगा 5।
अब G5 क्या है आपका 1, 1 ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा f(1) और f(1) की वैल्यू क्या है 2, 2 तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक लास्ट बचता है 1। आपको इस साइड लेफ्ट वाले लेने हैं, राइट वाले नहीं लेने हैं। यानी अब आपको निकालना है f(g) किस पे 1 पे। हाँ। इसका मतलब है f फंक्शन के अंदर मैडम g1, के बताया गया f फंक्शन के अंदर g1, तो g1 की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। और f(3) की वैल्यू क्या थी अभी आपके अभी भी की है अपनी 5, तो ये भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो आपका f(g) फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, जब 2 वैल्यू रखी तो 5 आ गई, जब 5 रखी तो 2 आ गई, और जब 1 रखी तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा। आपको घर के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, आपको ऐसे ही GOF आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके आंसर बता देता हूँ मैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, सेकंड चैप्टर करवाएंगे हम आपको। सेकंड चैप्टर आपका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करवाएंगे, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। आपको GOF निकालना है, बाय बाय, GOF आपको निकालना है, तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है। चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।